Greetings everyone. My name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. तो चलिए देखते हैं कि कौन से articles that we're discussing today. So the first article is on the aspects of controversies and the dispute between the Lieutenant Governor and the Chief Minister of Delhi. So यहाँ पर देखेंगे जो Chief Minister हैं दिल्ली के और जो Lieutenant Governor है दिल्ली के इनके बीच में क्या टसल चल रहा है, क्या है इसका इशू और सेंटर का क्या टेक है जो कि ऑनगोइंग केस है सुप्रीम कोर्ट की उसके एक ओवरव्यू देखेंगे उन जजमेंट्स के बेसिक नुआंसेस को जानेंगे एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को भी जानेंगे इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is on an important report published by an NGO known as Pratham और उस रिपोर्ट्स के जो नुआंसेस हैं उनके जो इम्पैक्ट्स हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो उनके मिटिगेटिंग एफर्ट्स हैं all those things we'll be looking in our second article and as usual the third one is on the quiz of the day. So let's start the first one that is on the aspects of the dispute between the Lieutenant Governor and the Delhi government. और Lieutenant Governor और Delhi government के इस power dispute को समझने से पहले there are some basic aspects that you need to understand. So let's start with the basics itself. So the first thing that you need to understand here is कि अगर आप states की बात करें for example केरला, आसाम, अरुणाचल प्रदेश कोई भी state को आप उठा लें तो state का जो administration है वो different होता है अगर आप उससे refer करें with respect to union territories. Union territories जो हैं for example अंडमान निकोबार आइलैंड, दिल्ली, पुदुचेरी इन सब के जो एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिकली अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन इज क्वाइट डिफरेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट्स. क्यों? क्योंकि स्टेट्स में आपके पास एक स्टेट असेंबली रहता है, स्टेट असेंबली इलेक्ट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करने के लिए एक चीफ मिनिस्टर रहता है और इन सब के अलावा नॉमिनल हेड के तौर पर एक गवर्नर भी रहते हैं. दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ स्टेट. बट अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में ज्यादातर जनरली आपके पास कोई चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होता एंड द बेसिक कंट्रोल जो है दैट इज इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या टेक्निकली कहें इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास होता है कंट्रोल और प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टली वो कंट्रोल नहीं करते हैं. देयर इज एन इंडिविजुअल जिसके थ्रू प्रेसिडेंट कंट्रोल करते हैं. दैट इंडिविजुअल दैट पोस्ट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटर. सो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं एडमिनिस्ट्रेटर इज जनरली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट जो कि प्रेसिडेंट के हिसाब से कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करते हैं. और अगर अंडमान निकोबार की बात करें दिल्ली, पुदुचेरी एंड एज ऑफ नाउ जम्मू एंड कश्मीर में भी आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्हें हम लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जानते हैं. अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है टेक्निकली लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. द बेसिक एस्पेक्ट हियर इज कि दिल्ली और पुदुचेरी जो है दैट इज अ स्पेशल केस. क्यों? क्योंकि दिल्ली एंड पुदुचेरी में आपके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, एक स्टेट असेंबली है जो कि बाकी यूनियन टेरिटरीज में नहीं है. अगर आप चंडीगढ़ को ले लो या किसी भी और यूनियन टेरिटरीज को ले लो, दमन एंड दीव एंड ऑल, बट उनमें आपके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता है, आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, आपके पास चीफ मिनिस्टर्स नहीं होते. बट दिल्ली और पुदुचेरी में उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और उसे हेड करने के लिए चीफ मिनिस्टर्स भी हैं. सो देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. दैट मीन्स ये मोर और लेस एक काइंड ऑफ मिक्सचर है आपके स्टेट गवर्नमेंट का भी और यूनियन टेरिटरीज का भी. और इस मिक्सचर में इस बाई प्रोडक्ट में आपको पावर शेयरिंग के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 3 लिस्ट है. देयर इज दिस लिस्ट 1 जिसे हम लोग यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं. देयर इज दिस लिस्ट 2 जिसे हम लोग स्टेट लिस्ट के नाम से जानते हैं. एंड देयर इज दिस लिस्ट 3 जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं जो कि स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में दिया गया है. अब अगर दिल्ली की बात करें जो कंट्रोवर्सीज है जो कि रिवॉल्व कर रहा है दिल्ली में, ये कंट्रोवर्सीज रिवॉल्व इसीलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ऑफ दिल्ली जिसे हम लोग टेक्निकली कहते हैं एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इनके पास सब पावर्स हैं उन टॉपिक्स में जो कि लिस्ट में है, जो कि सेकेंड लिस्ट में है, दैट इज ऑन द स्टेट लिस्ट, एक्सेप्ट ऑन द मैटर्स जो कि 1, 2 एंड 18th एंट्रीज में है ऑफ लिस्ट 2. दैट मीन्स कौन से ये द फर्स्ट लिस्ट जो कि यहां पर लिखा गया द फर्स्ट एंट्री इज द पब्लिक ऑर्डर, सेकंड इज द पुलिस एंड 18th इज द लैंड. दैट मीन्स स्टेट लिस्ट में बाकी सब एस्पेक्ट्स में जो कंट्रोल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है. दैट मीन्स स्पेसिफिकली चीफ मिनिस्टर के पास है. बट बाकी अगर एंट्रीज की बात करें स्पेसिफिकली 1, 2 एंड 18, सो इन तीनों का जो कंट्रोल है वो बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं. उनके पास एक स्पेशलाइज्ड
privileges है when it comes to 1 to 18, और इसीलिए एक पावर शेयरिंग में कंट्रोवर्सीज क्रिएट होते हैं और इसी से पल के आ रहा है द डिस्प्यूट एंड द जजमेंट्स दैट वी आर सीइंग एज ऑफ नाउ। अब देखते हैं कि दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल क्या है। सो दिल्ली को गवर्न करने के लिए देयर हैज बीन एन एडिशनल आर्टिकल जो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था बाय आवर 69th अमेंडमेंट, और उस आर्टिकल को हम लोग कहते हैं द आर्टिकल नंबर 239 ए। तो 239 ए के अकॉर्डिंगली हम लोग ने काफी सारे प्रिविलेजेस दिए हैं दिल्ली को, काफी सारे स्पेसिफिक नुआंसेस प्रोवाइड किए हैं दिल्ली को। क्यों? क्योंकि दिल्ली कैपिटल है और एडमिनिस्ट्रेटिवली इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए काफी सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं दिल्ली को। सम ऑफ द प्रिविलेजेस इज की यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को एडमिनिस्टर किया जाएगा बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि वर्क करेंगे ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट मींस बाय द चीफ मिनिस्टर हु इज हेडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी कहा गया है that this aid and advice, ये जो aid and advice लिखा गया है in this article number 239 AA, इसमें it only pertains to those matters on which the elected assembly has powers under the state and the concurrent list, with exception of the public order, police and land। that is कौन से एंट्रीज हैं? 1 2 and 18। so जैसे मैंने इनिशियली कहा, तीन लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 2 में हर एक एस्पेक्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एक्ट करेंगे बट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। बट 1 2 एंड 18 दैट मींस पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड की केसेस में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास एक अनड्यू एडवांटेज है, उनके पास प्रिविलेजेस हैं, एक एक्सेप्शन है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। इसके साथ साथ यहां पर यह भी लिखा गया है दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज टू आइदर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और he is bound to implement the decision taken by the president on a reference being made by him। that means अगर कोई disputes होते हैं, अगर कोई issues होता है, then लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकते हैं? वो रेफर कर सकते हैं उस इश्यू को टू द प्रेसिडेंट, और जैसे प्रेसिडेंट बोलेंगे उसके हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेंगे, गवर्न करेंगे। इन दैट केस एड एंड एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, दैट वुड बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड, और इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में एक इशू क्रिएट हुआ है, एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, एंड दैट इज द होल इशू बिहाइंड दिस। और अब इस डिस्प्यूट, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ओवर द इयर्स काफी सारे जजमेंट्स भी हो चुके हैं। इवन स्टेटहुड का जो डिमांड है दिल्ली का, वो भी रख चुके हैं दिल्ली के काफी सारे निवासी, दिल्ली के काफी सारे लीडर्स रख चुके हैं। बट एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, हमारी जो होराइजन है उसे हम ब्रॉडन नहीं करेंगे। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इन जजमेंट्स को समझना इंपॉर्टेंट है, एंड लेट्स सी कि क्या क्या जजमेंट्स ओवर द इयर्स हो चुके हैं। सो इन 2017 दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा दैट the judgments held that the administrative purposes of the NCT, that is the Delhi, the Lieutenant Governor is not bound by the aid and advice of the Council of Ministers in every matter। That means यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास अनड्यू पावर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंगली एक्ट करने की जरूरत नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहे वो जो भी एड करें, चाहे वो जो भी एडवाइस करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन टेक मैटर्स इन हिज ऑन डिस्क्रिशन। दैट इज समथिंग जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 में कहा, बट अगेन अपील फाइल किया गया। अगेन इन 2018 एक 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो ये कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, और दोनों को हार्मोनियसली काम करना चाहिए। देन इसके बाद अगेन अपील फाइल हुआ ऑन अदर मैटर्स। देन इन 2019 एक 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। व्हाट इज द स्प्लिट वर्डिक्ट? स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब होता है अगर 2 जज बेंचेस हैं तो एक जज ने अपने जो पिटिशन है उसके सपोर्ट में कहा होगा और दूसरे जज ने उसके अगेंस्ट में कहा, एंड इन दैट केसेस जो वर्डिक्ट होता है, जो जजमेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्प्लिट वर्डिक्ट। सो सिंस इट्स वाज स्प्लिट वर्डिक्ट, सो इसमें भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला, एंड एज ऑफ नाउ एक ऑनगोइंग केस जो था वो फाइल किया गया था बाय दी दिल्ली गवर्नमेंट, और सेंटर ने अपना टेक रखा है, जहां पर एक 5 जज के बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अभी पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं ऑन द एस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, कैसे हम सर्विसेज शेयर करें, पावर शेयरिंग पे क्या क्या बात करें, क्यों दिल्ली को प्रिविलेजेस देना चाहिए, क्यों दिल्ली को प्रिविलेजेस नहीं देना चाहिए। दीज ऑल डिस्प्यूट्स आर गोइंग ऑन इन द सुप्रीम कोर्ट, एंड एज ऑफ नाउ रिसेंटली सेंटर ने अपना टेक रखा है। बट इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सेंटर ने यहाँ पर यह भी कहा है कि दे हैव टू अगेन रीअपील टू अ बिगर बेंच।
सो यहाँ पर अभी 5 जजेस के बेंच थे, बट अगेन सेंटर क्या चाहते हैं, सेंटर अभी 7 जजेस के बेंचेस में वो अपील करना चाहते हैं. सो लेट्स सी कि क्या होता है. बट एज एन यूपीएससी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम यूपीएससी एस्पेक्ट, this is something that you need to understand, that because of the issues with respect to the 239AA, काफी सारे issues हैं particularly with respect to entry number 1, entry number 2 and entry number 18 of the list 2 of 7 schedule. That is something that you need to understand. With that, now let's move to our next article, that is on the aspects of a report published known as ASER 2022. Now this is a very important report, एक काफी controversial report है. At the same time इसका जो significance है वो भी काफी huge है. So let's understand this report salient features in basic details. So first of all क्या है ये report? So ASER जो है it's an abbreviation of Annual Status of Education Report. और ये कहने के लिए इवन दो द फुल फॉर्म इज एनुअल, ये जनरली बाई एनुअली निकलता है, दैट मीन्स 2 साल में एक बार निकलता है. इट वॉज स्टार्टेड बाय एन एनजीओ नॉन एज प्रथम एंड इट्स बीइंग पब्लिश फ्रॉम 2005 itself. और 2005 से 2016 तक वो एनुअली पब्लिश होता भी था, बट पोस्ट 2016 वो वंस इन 2 years हो रहा है, दैट मीन्स बाई एनुअली हो रहा है. एंड एज ऑफ नाउ इसमें क्या करते हैं, वो इस रिपोर्ट में वो सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे करते हैं, वो सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर वो एक्सट्रापोलेट करते हैं, वो स्टडीज रखते हैं जहां पर वो चिल्ड्रंस के स्कूलिंग स्टेटस, उनके फाउंडेशनल रीडिंग एस्पेक्ट्स, उनके अर्थमेटिक स्किल्स को वो एस्टिमेट करते हैं, उसके फाइंडिंग्स को वो पब्लिश करते हैं. अब देखते हैं कि एएसआर 2022 के क्या क्या हैं सेलिएंट फीचर्स, उनके नेशनल फाइंडिंग्स में क्या क्या हैं सेलिएंट फीचर्स. सो इस रिपोर्ट को आप डिवाइड कर सकते हो. द फर्स्ट पार्ट इज ऑन द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, सेकेंड पार्ट इज ऑन द लर्निंग लेवल्स. सो फर्स्ट पार्ट में एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस की बात करें, सो यहां पर इट शुड बी नोटेड कि जो ओवरऑल एनरोलमेंट है दैट इज विद इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. सो ओवरऑल जो एनरोलमेंट रेट है दैट हैज बीन ओवर 95%. सो इट इज वे बेटर फॉर द पास्ट 15 years. बट इवन दो आपके पैंडेमिक में स्कूल क्लोजर्स हुए हैं, काफी सारे इश्यूज हुए हैं, डिजिटल गैप हुआ है, बट इसके बावजूद भी जो ओवरऑल एनरोलमेंट है दैट हैज इंक्रीज फ्रॉम 97.2% in 2018 to 98.4% in 2022. दैट मीन्स ओवरऑल एनरोलमेंट की बात करें तो उसमें एक मेजर इफेक्ट नहीं देखा गया है ऑफ पैंडेमिक. अगर गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट की बात करें सो पीरियड 2006 से 2014 तक एक स्टेडी डिक्रीज हम लोग देख रहे थे इन दी गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट फ्रॉम पर्टिकुलरली इन दी एज ग्रुप ऑफ 6 to 14. ये हो सकता है इट इज बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स ऑल्सो. बट इसके बावजूद भी अगर 2022 में देखें सो द एनरोलमेंट हैज इंक्रीज्ड sharply from 65.6% in 2018 to 72.9% in 2022. That means यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स आने के बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूल्स की जो एनरोलमेंट है उसमें बढ़ोतरी हुई है एंड दैट इज अ वेरी गुड proportion for us. Third data is related to the proportion of girls जो कि not currently enrolled है in the schools. अगर इस डाटा को देखें तो 2006 में ये जो ऑल इंडिया फिगर था दैट वाज ऑफ अराउंड 10.3%, बट ये ओवर द इयर्स डिक्रीज हुआ है एंड 2018 में दिस वैल्यू हैज डिक्रीज टू अराउंड 4.1%. दैट मींस मोर और लेस एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस की बात करें तो ओवरऑल एनरोलमेंट में, गवर्नमेंट स्कूल एनरोलमेंट में एंड प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स हु आर नॉट करेंटली एनरोल्ड में हमारा जो व्यूज हैं, हमारा जो डाटाज हैं दैट हैज बीन वे बेटर. But another important point that you need to understand is कि 2022 में it has further decreased to 2%, but even after that there is a disparity between the states. For example, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो फिगर है that is around 4%, but बाकी सारे states में it is below 4%. That means even though average इंडिया का average 2% में हो, काफी सारे states हैं जहां पर जो proportion of girls का जो कि enroll नहीं है वो 2% से ज्यादा है. For example, उत्तर प्रदेश. That means उत्तर प्रदेश को पर्टिकुलरली ज्यादा वर्क करना चाहिए इन दिस रिगार्ड. अगर हम लोग लर्निंग लेवल्स की बात करें तो लर्निंग लेवल्स को अगेन हम लोग बाइफर्केट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं इनटू दी बेसिक रीडिंग एबिलिटी लेवल एंड द बेसिक अरिथमेटिक लेवल. एंड बेसिक अरिथमेटिक लेवल और रीडिंग लेवल्स में हम लोग इंप्रूवमेंट्स देखे हैं, बट दिस इंप्रूवमेंट इज वेरी मिनिस्क्यूल. अगर बात करें बेसिक रीडिंग एबिलिटी की तो बेसिक रीडिंग एबिलिटी हैज डिक्रीज, इवन तो इंप्रूवमेंट हुआ है
but that rate has decreased and that rate has dropped to pre-2012 level. That means अगर हम लोग ईयर आफ्टर ईयर देखें so there has been a decrease, but अगर डेकेड आफ्टर डेकेड देखें 10 साल के इंटरवल में देखें so there is an improvement. That is something that you need to understand. The same time अगर हम लोग बेसिक अर्थमेटिक लेवल की बात करें so basic arithmetic level has declined over 2018 level. और ये जो डिक्लाइन है अर्थमेटिक लेवल में इट इज मोर स्टीप, ये ज्यादा खराब है इन कंपैरिजन टू द रीडिंग एबिलिटी. दैट मींस स्कूलिंग लेवल पे हमें अर्थमेटिक लेवल्स में अर्थमेटिक स्किल्स में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए. दैट इज द बेसिक एस्पेक्ट कमिंग आउट ऑफ द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022. With that, now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is regarding the aspect of Voice of Global South Summit जो कि recently held किया गया था. The second one is on the aspects of UAE program. Again, both these questions are based on current affairs. So इन questions को attempt करें और इन questions के जो answers हैं along with the explanation would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. एज वेल जो पीपीटी है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया दैट आल्सो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, विल गेट अ लिंक इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन आल्सो. So stay tuned for more content. See you tomorrow.